हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे। लेकर आ चुका हूं आप सब लोगों के लिए एक और चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, और रूरल डेवलपमेंट जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो आइए इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करेंगे अंडरस्टैंड रूरल डेवलपमेंट एंड दी मेजर इश्यूज एसोसिएटेड विद इट। रूरल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे कि रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है और रूरल डेवलपमेंट के साथ क्या क्या इश्यूज रिलेटेड है। हाउ क्रूशियल इज द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज इन इंडिया फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट। ऐसा महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला भी गया था कि अगर मैं इंडिया के डेवलपमेंट की बात करता हूं तो इंडिया की डेवलपमेंट अगर मुझे करनी है तो उसकी डेवलपमेंट की शुरुआत मुझे करनी पड़ेगी गांव से, राइट, रूरल एरिया से। अंडरस्टैंड द क्रिटिकल रोल ऑफ द क्रेडिट एंड मार्केटिंग सिस्टम इन द रूरल डेवलपमेंट। क्या इंपॉर्टेंट रोल है क्रेडिट का और मार्केटिंग सिस्टम का रूरल डेवलपमेंट के अंदर। हमें समझना पड़ेगा इंपॉर्टेंस को किसकी, डाइवर्सिफिकेशन की, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज की, ताकि हमें लाइवलीहुड को कैसे सस्टेन करना है उसके लिए। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें समझना पड़ेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कि ऑर्गेनिक डेवलपमेंट क्या होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है उसके बारे में भी जानना पड़ेगा। आगे देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कोड बोला गया, क्या, ओनली द टिलर्स ऑफ द सॉइल्स लिव्स बाय द राइट, द रेस्ट फॉर्म देयर ट्रेन एंड ईट ओनली द ब्रेड ऑफ द डिपेंडेंस। यानी कि जो मेहनत करते हैं, और मेहनत कौन करते हैं, खेतों के अंदर जो टिलर्स होते हैं वही अपने हक के साथ खाते हैं, बाकी सब तो उनके ही एहसानों के तले सारी की सारी चीजें करते हैं। यानी कि जो ओनर है, जो टेलर है सॉइल के, दे आर दी एक्चुअल पर्सन्स हु आर अर्निंग देयर लाइवलीहुड फ्रॉम द मेन सोर्सेज, राइट। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर देखो यहां पर क्या बोला गया, प्रीवियसली वी हैव स्टडीड हाउ पॉवर्टी वाज अ मेजर चैलेंज फेसिंग इंडिया। We also know that the majority of the poor lives in the rural area where they do not have the access to the basic necessity of the life, राइट। तो इंडिया के अंदर देखो यार पॉवर्टी की दिक्कत पहले से ही रही है। ऐसा नहीं है कि पॉवर्टी की दिक्कत आपको अभी एज ऑफ नाउ देखने के लिए मिल रही है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पॉवर्टी की समस्या जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है। तो पॉवर्टी की जो समस्या है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लोगों को दिखती है, राइट, और अभी भी है, राइट। लेकिन आप सब लोगों को एक चीज जानकर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि भाई पॉवर्टी जो है वो इंडिया के अंदर अभी भी है और आगे चलकर भी धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन जो पॉवर्टी है वो ज्यादातर देखने के लिए मिलती है रूरल एरिया के अंदर। कहाँ पर देखने के लिए मिलती है, ग्रामीण एरिया के अंदर आपको ज्यादा देखने के लिए मिलती है पॉवर्टी का जो एस्पेक्ट है। सो एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन द रूरल सेक्टर। अगर मैं रूरल सेक्टर की बात करता हूं तो रूरल सेक्टर के अंदर ज्यादातर लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। महात्मा गांधी जी ने देखो क्या कहा था, दैट द रियल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया डिड नॉट मीन सिंपली द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्रियल अर्बन सेंटर्स बट मेनली द डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस। महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि जो इंडिया की जो रियल प्रोग्रेस है उस रियल प्रोग्रेस का सिंपल सा मतलब है कि भैया हम ग्रोथ और एक्सपेंशन की बात करें कहां पर, इंडस्ट्रियल अर्बन सेंटर्स के अंदर, इंडस्ट्रियल अर्बन एरियाज के अंदर, राइट। तभी हम लोग बात कर सकते हैं किसकी, विलेजेस की, राइट। तो हम लोगों को किसकी बात करना है, एक्सपेंशन करना है इंडस्ट्रियल अर्बन सेंटर्स का, पर हमें डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान देना है किसकी, विलेजेस की, यानी कि गांव का भी विकास करना है। यानी अगर रूरल एरिया का भी विकास होगा तभी हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर पाएंगे इंडिया की। This idea of village development being at the center of the overall development of the nation is relevant even today। और आज भी ये उतनी ही importance रखता है। और ऐसा क्यों है? Why should we attach such significance to rural development when we see around us fast growing cities with large industries and modern information technology hubs। कहता है आज भी ऐसा क्यों है, why is it so, ऐसा क्यों है कि आज भी हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, आज भी हम लोग रूरल एरियाज की डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, जबकि आज के समय के अंदर हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर लिया है। हमारे पास अच्छा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स जो है वो इंडिया के अंदर डेवलप होने लग रहे हैं, लेकिन आज भी हमारी डिपेंडेंसी रूरल एरिया के ऊपर ज्यादा क्यों है। तो इसका क्या कारण बताया जाता है, तो बोला जाता है इट इज बिकॉज मोर देन 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द एग्रीकल्चर। आज भी भारत की 2/3 आबादी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। दैट इज येट बिकम प्रोडक्टिव इनफ टू प्रोवाइड फॉर देम।
1/4 ऑफ रूरल इंडिया स्टिल लिव्स इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, है ना। 1/4 लोग जो है वो कैसे हैं, आज भी गरीबी के अंदर रहते हैं। 2/3 लोग यानी कि 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन स्टिल लिव्स इन और स्टिल लिव्स और इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। और उसमें से भी 1/4 लोग जो है, 1/4 जो है इसके, वो अभी भी पॉवर्टी के अंदर रहते हैं। दैट इज द रीजन वाई वी हैव टू सी अ डेवलपमेंट या फिर डेवलप्ड रूरल इंडिया इफ आर नेशन हैज टू रियलाइज रियल प्रोग्रेस। अगर हमारे नेशन को रियल प्रोग्रेस के बारे में बात करनी है तो हमें रूरल एरियाज की डेवलपमेंट के बारे में बात करनी पड़ेगी। सो व्हाट देन डज रूरल डेवलपमेंट इम्प्लाई, तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि रूरल डेवलपमेंट क्या है और रूरल डेवलपमेंट क्यों समझना जरूरी है हमारे इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से। तो अगर मैं रूरल डेवलपमेंट की बात करता हूं तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है सर, तो बोलता है रूरल डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब काफी बड़ी टर्म है। इट एसेंशियली फोकस ऑन एक्शंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ एरियाज दैट आर लैगिंग बिहाइंड इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इकोनॉमी। तो विलेज इकोनॉमी के अंदर जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, राइट, तो हम लोग इसके अंदर किसके बारे में बात करेंगे, उन एक्शंस के बारे में बात करेंगे जिन एक्शंस की मदद से हम लोग उन एरियाज को सही कर सके जिनके अंदर रूरल एरिया जो है वो लैग बिहाइंड करने लग रहा है या फिर पीछे चलने लग रहा है। तो क्या कहता है, सम ऑफ द एरियाज विच आर चैलेंजिंग एंड नीड फ्रेश इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट इन रूरल इंडिया इंक्लूड्स। तो क्या क्या आने वाला है इसके अंदर, रूरल डेवलपमेंट के अंदर हम किस किस के बारे में बात करेंगे, तो हम यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करेंगे, जिसके अंदर हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो लिटरेसी की बात होगी। और स्पेसिफिकली अगर जब मैं लिटरेसी की बात करता हूं तो लिटरेसी के अंदर भी फीमेल लिटरेसी की बात की जाएगी, एजुकेशन की बात की जाएगी, स्किल डेवलपमेंट की बात की जाएगी, हेल्थ सेक्टर के डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है, सैनिटेशंस और पब्लिक हेल्थ के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात करनी है। यानी अगर मुझे रूरल एरियाज का डेवलपमेंट करना है तो इसके अंदर हेल्थ सेक्टर के बारे में बात की जाएगी, लिटरेसी के बारे में बात की जाएगी, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात की जाएगी और डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी के बारे में बात की जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात होगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन सेक्टर, क्रेडिट सेक्टर, मार्केटिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इन सब के बारे में बात की जाएगी। और इसके अंदर हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेजेस, रोड, फीडर रोड्स, नियर बाय हाईवेज, फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, एक्सटेंशन एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, यानी कि कैसे इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पहुंचाया जा सके, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा होगी। स्पेशल मेजर्स फॉर elevation of poverty and bringing about significant improvement in the living conditions of the weaker sections of the population, emphasizing access to productive employment opportunities। तो यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम लोग पॉवर्टी के बारे में बात करने वाले हैं और पॉवर्टी को कैसे खत्म किया जा सकता है और क्या सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट लेकर आने की जरूरत है ताकि वीकर सेक्शंस ऑफ दी सोसाइटी को बेहतर किया जा सके और हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो ज्यादा डेवलप कर सके, सो दैट वी आर इन अ पोजीशन टू डेवलप मोर अपॉर्चुनिटीज, राइट, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमारे द्वारा क्या है इसके अंदर लेकर आई जा सके। ऑल दिस means that people engaging in farm and non-farm activities in rural areas have to be provided with the various means that help them increases the productivity। तो यहाँ पर हम लोग फार्म और नॉन फार्म एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे, राइट, और उनको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या क्या मेजर्स लेने लग रहे हैं जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। दे ऑल्सो नीड टू बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डाइवर्सिफाइड इनटू वेरियस नॉन फार्म प्रोडक्टिव एक्टिविटीज सच एज फूड प्रोसेसिंग, यानी कि एग्रीकल्चर सर्विसेज और एग्रीकल्चर अलाइड सर्विसेज के बारे में यहाँ पर बात होगी। इनेबलिंग देम बेटर एंड मोर अफोर्डेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर, ज़्यादा अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करनी है, सैनिटेशन फैसिलिटीज देनी है, राइट, एट वर्क प्लेस एंड होम्स एंड एजुकेशन फॉर ऑल वुड ऑल्सो नीड टू गिवन टॉप प्रायोरिटी फॉर रैपिड रूरल डेवलपमेंट। अगर मुझे ओवरऑल होलिस्टिक रूरल एरियाज की डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है तो इसके अंदर मुझे हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, सैनिटेशन सेक्टर के अंदर, राइट, इन सब के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात करनी है, इनके बारे में भी इनको टॉप प्रायोरिटीज़ पर रखना है
तभी हम लोग रूरल एरिया के डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। यानी अगर मैं रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के बारे में बात करता हूं तो उसके अंदर हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, इनको प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। It was observed in an earlier chapter that although the share of the agriculture sector contribution to GDP was on decline, the population dependence on this sector did not show significant change. तो यार सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो तो कम होती है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी की तरफ वो तो कम हो रहा है, लेकिन जो लोगों की डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर वो कम नहीं होने लग रही है। मतलब जितने लोग पहले एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट थे, अब उससे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट आपको आज भी देखने के लिए मिल रहे हैं। Further, after the initiations of the reforms, the growth rate of agriculture sector decelerated to absolute 3% per annum during the 1991 to 2012, which was lower than the earlier years. In recent years, this sector has become volatile. अब ये सेक्टर क्या हो चुका है, ज्यादा volatile हो चुका है, राइट। 2014-15 के अंदर जो ग्रोस वैल्यू एडेड ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर की और उसके अलाइड सेक्टर्स की वो 1% से कम है। Scholars identify decline in the public investment since 1991 as the major reason for this, right? जो scholars हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने क्या बोला है कि भैया हम लोग इन सेक्टर्स के अंदर कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट आपको इन सेक्टर्स के अंदर देखने के लिए नहीं मिल रही है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास यहाँ पर क्या बोलता है, they also argue that inadequate infrastructure, lack of alternative employment opportunities in the industry or service sector, increasing casualizations of employment etc. further impede rural development। यानी कि रूरल डेवलपमेंट को और क्या क्या चीजें इंपैक्ट कर रही हैं, तो और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इंपैक्ट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां पर इतनी ज्यादा जनरेट नहीं हो रही है तो वो इंपैक्ट कर रहा है, सर्विस सेक्टर हमारा अच्छे से काम नहीं कर रहा है वो इंपैक्ट कर रहा है, वर्कर्स का कैजुअलाइजेशन इंपैक्ट कर रहा है और इसकी वजह से ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट के ऊपर इंपैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। द इंपैक्ट ऑफ दिस फिनोमिना कैन बी सीन फ्रॉम द ग्रोइंग डिस्ट्रेस विटनेस अमंग द फार्मर्स अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। और इसकी वजह से अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर जो फार्मर्स हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना जो है वो लॉन्ग रन के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। Against this background, we will critically look at some of the crucial aspects of the rural India, like credit and marketing system, agriculture diversification, role of organic farming in promoting sustainable development। तो sustainable development के अंदर क्या क्या चीज़ें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे मार्केटिंग सिस्टम जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए, क्रेडिट का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के अंदर क्रेडिट और मार्केटिंग की बात होगी और सबसे पहले बात करेंगे क्रेडिट की। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट बेसिकली मींस फंड्स, राइट, पैसों से रिलेटेड बात करेगा। तो कहता है ग्रोथ ऑफ द रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स प्राइमरली ऑन इन्फ्यूजन ऑफ द कैपिटल। अगर मुझे रूरल एरिया की इकोनॉमी का ग्रोथ करना है या फिर रूरल एरियाज को डेवलप करना है तो उसकी डेवलपमेंट बेसिकली कैपिटल के ऊपर डिपेंडेंट है, पैसों के ऊपर डिपेंडेंट है। फ्रॉम टाइम टू टाइम to realize higher productivity in agriculture and non-agriculture sector, as the time gestation between crop sowing and realization of income after production is quite long, farmers borrow from various sources to meet their initial investment on seeds, fertilizers, implements and other family expenses of marriage, death, religious ceremonies etc. तो कहता है क्रेडिट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्रेडिट का इंपॉर्टेंट रोल क्यों बोलने लग रहा है, कहता है यार क्योंकि जो ओवरऑल पूरी की पूरी प्रोसेस है जहां पर एक फार्मर क्रॉप्स सीड्स को क्या करता है, सो करता है और क्रॉप्स को काटता है, उसके बीच में काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो उस टाइम के बीच में जो फार्मर्स के जो बेसिक खर्चे होते हैं वो खर्चे कैसे फुलफिल होते हैं या फिर कैसे फुलफिल होंगे, राइट। जैसे कि पूरा का पूरा जो टाइम जेस्टेशन पीरियड होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है और हमें इन्वेस्टमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है सीड्स के ऊपर, फर्टिलाइजर्स के ऊपर, राइट। और भी फैमिली एक्सपेंसेस जो है वो फार्मर्स को देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि डेथ होती है, किसी की रिलीजियस सेरेमनीज वगैरह हो रही है, तो उसके लिए ओवरऑल फंड्स कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, राइट। क्योंकि एक क्रॉप को बोने से लेकर काटने तक की जो प्रोसेस है इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो आगे क्या बोलता है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इंडिया आज़ाद हुआ, money lenders and traders exploited small and marginal farmers and landless laborers by lending to them on a high interest rate and by manipulating the
अकाउंट्स टू कीप देम इन डेट ट्रैप। तो हमेशा डेट ट्रैप के अंदर उनको फंसा के रखने के लिए किसको, फार्मर्स को। तो मनी लेंडर्स क्या किया करते थे, उनको हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसा दिया करते थे और कई बार तो वो एम्बेजलमेंट कर दिया करते थे। तो उस एम्बेजलमेंट की वजह से कभी भी जो फार्मर्स है वो डेट ट्रैप के बाहर ही नहीं आ पाया करते थे। A major change occurred after 1969 when India adopted social banking and multi-agency approach to adequately meet the needs of the credit. तो क्रेडिट की नीड्स को फुलफिल करने के लिए सोशल बैंकिंग का और मल्टी एजेंसी अप्रोच का जब सहारा लिया तो उसकी मदद से जो है ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बेहतर हुई। और उसके बाद आपको इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ नजर आता है, आपको दिखता है नाबार्ड जो कि फार्मर्स की ही ग्रोथ के लिए बनाया गया था, फार्मर्स की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके ताकि फार्मर्स को अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पैसा मिल सके, उसके लिए नाबार्ड का फॉर्मेशन होता है। नाबार्ड जो कि बेसिकली एक सब्सिडरी भी है, किसकी सब्सिडरी, आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि फॉर्म हुआ था हिल्टन यंग कमीशन के अंदर। तो क्या बोलता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, ये सेटअप किया गया था 1982 के अंदर और ये एपेक्स बॉडी है जो कोऑर्डिनेट करती है एक्टिविटीज ऑफ इंस्टीट्यूशंस को जो कि इन्वॉल्व है रूरल फाइनेंसिंग के अंदर। The Green Revolution was a harbinger of major changes in the credit system as it led to the diversification of the portfolio of rural credit toward production of oriented lending. तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया की ओवरऑल ग्रोथ के अंदर, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन ओरिएंटेड ग्रोथ के ऊपर जो है वो ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द रूरल बैंकिंग टुडे कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर अब आज के अगर मैं रूरल बैंकिंग की बात करता हूं तो मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर आते हैं, जिसके अंदर आप कमर्शियल बैंक्स की बात करते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबी की बात करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स की बात होती है, लैंड डेवलपमेंट बैंक की बात होती है जिसको कि एलडीबी बोला जाता है। ये एडिक्वेट क्रेडिट जो है वो फार्मर्स को एक सस्ते रेट पर प्रोवाइड करने की बात करते हैं या फिर ये सस्ते रेट पर इनको प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स के लिए जो ओवरऑल पूरी की पूरी प्रोसेस है वो काफी ज्यादा आसान हो जाती है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं यहाँ पर, रिसेंटली अभी हमारे पास क्या हो चुका है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो है कॉन्सेप्ट आ चुका है, राइट। ये एमर्ज हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और इसने पूरे के पूरे गैप को क्या कर दिया है, कवर कर दिया है, यानी कि इकोनॉमी के अंदर जो गैप बनने लग रहा था उसको खत्म कर दिया है। फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, बिकॉज द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम डिलीवरी मैकेनिज्म हैज नॉट ओनली प्रूवन इनएडिक्वेट बट हैज आल्सो नॉट बीन फुली इंटीग्रेटेड इनटू द ओवरऑल रूरल एंड सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो जो हमारा फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम है, फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि भैया बैंकों के थ्रू पैसे को लेना, क्रेडिट पे पैसे को उठाना, इंटरेस्ट पे करना, ये पूरी की पूरी जो है वो लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस जो है वो इतनी ज़्यादा कम्बरसम है कि फार्मर्स को कई बार पैसा नहीं मिलता, तो उसकी जगह पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो फॉर्म हुए हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं। सिंस सम काइंड्स ऑफ द कोलेटरल इज रिक्वायर्ड, vast proportions of the poor rural households were automatically out of the credit network. The self-help groups promote thrift in the small proportions by a minimum contribution from each members. अब सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई एक बिजनेस हम लोगों ने शुरू करना है, तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अपन को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो लोग मिलकर क्या करेंगे, पैसा डिपॉजिट करने वाले हैं, मिलकर लोग जो है वो क्या करेंगे, फंड्स को एक्यूमुलेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, डालेंगे और जिसको फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी उसको फंड्स प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट रेट के साथ में। तो फ्रॉम द पूल्ड मनी, उस पैसे में से जो लोगों से पैसा इकट्ठा किया, तो क्रेडिट जो है वो दिया जाता है नीडी मेंबर्स को, जो कि वो रिपेबल करते हैं यानी कि वापस करते हैं स्मॉल स्मॉल इंस्टॉलमेंट के ऊपर, जो कि रीजनेबल इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको देखने के लिए मिलती है। 2019 तक आपको 6 करोड़ वुमेन्स जो है इंडिया के अंदर वो मेंबर बन चुकी है 54 लाख वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, राइट। तो 6 मिलियन लोग वुमेन्स जो है वो मेंबर्स इसका बन चुकी है, यानी कि वुमेन्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा प्रिवेलिंग है, वुमेन्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा चलता हुआ आपको नजर आता है। अबाउट 10 से लेकर 15,000 पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड अनदर 2.5 लाख पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एज ए कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड CISF are provided as part of the renovating funds to take up self employment for income generation। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की प्रोसेस को ले सके, खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके, इसके पर्सपेक्टिव के साथ इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के कॉन्सेप्ट को लेकर आया गया था। सच क्रेडिट प्रोविजंस आर जनरली रेफर टू एज माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। तो इन प्रोग्राम्स को क्या बोला जाता है, छोटे लेवल पर हो रहे हैं,
है ना, छोटे लेवल पर एक दूसरे को सेल्फ फाइनेंस करने की कोशिश करते हैं, तो इसे माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स बोला जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव हेल्प्ड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स। It is alleged that the borrowings are mainly confined to consumption purposes. Why are borrowings not spending for productive purposes? Right? अब लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन लगता है कि जो भी लोग इनके थ्रू पैसा उठाते हैं वो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए इस पैसे को उठाने लग रहे हैं, वो उससे कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं। अच्छा, प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं इससे मतलब क्या है कि भैया अगर मान लो कोई लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप से पैसा उठा रहा है तो वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए उसको यूज करने लग रहा है, ना कि वो उसको अपने बिजनेस के लिए यूज करने लग रहा है। अब आगे बात की जाती है रूरल बैंकिंग की, तो रूरल बैंकिंग का मतलब क्या होता है, और क्रिटिकल अप्रेजल, राइट, इट इज अ क्रिटिकल अप्रेजल। तो रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम had a positive effect on the rural farm and non farm output। तो ओवरऑल जब बैंकिंग सिस्टम हमारा बढ़ा तो इसका इम्पैक्ट हमें रूरल फार्मिंग के ऊपर और नॉन फार्मिंग के ऊपर देखने के लिए मिला, यानी कि फार्मिंग रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज और अलाइड एक्टिविटीज इसके ऊपर इम्पैक्ट देखने के लिए मिला। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, especially after the green revolution, it helped farmer to avail services and credit facilities and a variety of loan for meeting their production needs। तो इसका जो बेसिक इम्पैक्ट है रूरल बैंकिंग का मतलब क्या है कि ग्रामीण जगहों पर बैंकों का आना। तो जब ग्रामीण एरियाज के अंदर बैंक्स आए तो इसकी वजह से फायदा किसको देखने के लिए मिला, फार्मर्स को फायदा देखने के लिए मिलता है। और फार्मर्स को फायदा देखने के लिए क्यों मिलता है, क्योंकि फार्मर्स को इजीली क्रेडिट फैसिलिटीज जो है वो मिल जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। फेमाइन्स बिकम्स इवेंट्स ऑफ द पास्ट। We have now achieved food security, which is reflected in the abundant buffer stock of the grain. However, all is not well with our banking system। तो यार हम सेल्फ सफिशिएंट तो हो चुके हैं। पहले मैंने आप लोगों को चैप्टर्स के अंदर पढ़ाया है कि इंडिया जो थी वो फूड ग्रेन्स के लिए भी दूसरी कंट्री के ऊपर पहले डिपेंडेंट हुआ करती थी। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हुए और वो चीज़ें खुद के लिए ही प्रोड्यूस करने लगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन हमारे बैंकिंग सेक्टर उस हिसाब से ग्रो नहीं करते हैं। आवर बैंकिंग सेक्टर डिड नॉट ग्रो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सो विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक, other formal institutions have failed to develop a culture of deposit mobilization, lending to worthwhile borrowers and effective loan recovery. Agricultural loan default rates have been chronically high. Why farmers fail to pay back loans? It is alleged that farmers are deliberately refusing to pay back loan. What could be the reasons? Right? तो यहाँ पर क्या बोला गया, कहता हमारा बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। फेल क्यों हो गया, और इसका एक रीज़न ये भी बोला गया कि जो फार्मर्स को बैंक लोन दिया करते थे, बैंक उस पैसे को वापस, लोग जो फार्मर्स थे वो उस पैसे को वापस भी नहीं करते थे। और कई तो ऐसे बता रहे हैं, यहाँ पर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है फार्मर्स के ऊपर कि फार्मर जो है वो जानबूझकर पैसा जो है वो वापस से नहीं करना चाहते हैं। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या रीज़न हो सकता है इसका, राइट? So the expansion and promotion of the rural banking sector has taken a back seat after reforms, right? तो रिफॉर्म्स है, रिफॉर्म्स के बाद हमारा जो रूरल बैंकिंग सेक्टर है वो एक बैक सीट के ऊपर आ गया, है ना, ज़्यादा ग्रो नहीं किया। तो टू इम्प्रूव द सिचुएशन, अब इस सिचुएशन को बढ़ाने के लिए रिसेंट ईयर के अंदर all adults are encouraged to open bank account as part of a scheme known as जन धन योजना। तो जन धन योजना के तहत लोगों को अलग अलग फायदे बताते हुए उनके अकाउंट्स खोलने की बात इसके अंदर की जा रही है। Those bank account holders can get ₹1 to 2 lakh accidental insurance coverage। 1 से 2 लाख रुपए की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज मिलती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज उनको 10,000 रुपये तक की मिलती है। और उनकी वेजेस तक जो है, अगर गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स अगर वो करते हैं, जैसे कि MNREGA के तहत ओल्ड एज पेंशन की अगर बात की जाती है, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स की बात की जाती है, तो वो सारी की सारी सिक्योरिटीज, सारी की सारी पेमेंट्स जो है वो इसी अकाउंट के अंदर उनके डिपॉजिट की जाती है, जो कि जन धन खाते के तहत खोले गए हैं। टू द बैंक अकाउंट देयर इज नो नीड टू कीप मिनिमम बैंक बैलेंस। इसके अंदर किसी भी तरह के आपको बैंक बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं होती है। दिस हैज लेड टू द मोर 40 crore people opening bank account. Indirectly it has promoted thrift habit and efficient allocation of the financial resources, particularly in the rural area। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लेकर आया गया था, जनधन योजना को लेकर आया गया था, जिसने काफी ज्यादा इंपैक्ट किया है इस प्रोसेस के ऊपर और लोगों ने खाते भी इसके अंदर खोले हैं। Banks also could mobile funds of more than 1,40,000 crores through
दिस अकाउंट्स, इन अकाउंट्स के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, पैसों को मोबिलाइज करने की भी कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, AMS, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम क्या है, तो जब एक फार्मर अपने प्रोडक्ट को ग्रो कर लेता है, तो प्रोडक्ट को ग्रो करने के बाद जो उसके पास सबसे पहला स्ट्रगल जो आता है उसके पास, कि जो प्रोडक्ट उसने ग्रो किया उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग में वो कैसे बेचे, मार्केट में कैसे सेल करे। तो मार्केट में प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसको एक प्रॉपर मार्केटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, जिसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम बोला जाता है या फिर AMS बोला जाता है। Have you ever asked yourself how food grains, vegetable, fruits that we consume daily comes from different part of the country? कैसे आता है अलग अलग पार्ट से। The mechanism through which these goods reach different places depends upon the market channels. किसके ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट चैनल्स के ऊपर डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, तो कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग असेंबल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, पैक करते हैं, ग्रेड करते हैं, लेवल करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज को डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर। अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाया जा सकता है, कैसे लेकर आया जा सकता है, उसके बारे में बात होती है। सो प्रायर टू इंडिपेंडेंस, farmers while selling their produce to traders suffered from faulty weighing and manipulation of accounts. Farmers who did not have the required information of prices prevailing in the market were often forced to sell at the lower prices. तो देखो यार, पहले क्या हुआ करता था इंडिपेंडेंस से पहले, राइट, जो फार्मर्स थे उनको मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं हुआ करता था, और जो फार्मर्स थे वो बहुत ज़्यादा एडुकेटेड भी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर नहीं हुआ करते थे। तो जब मार्केट के अंदर वो अपना प्रोडक्ट बेचने जाते थे तो उन्हें प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस के बारे में पता नहीं होता था कि मार्केट प्राइस क्या है, और फॉल्टी वेइंग का और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स का भी यूज किया जाता था। इसका मतलब क्या है कि भैया अब वेट करेंगे 500 ग्राम और बोल देंगे 1 किलो है। अब फार्मर तो अनपढ़ थे, उन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन ये चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो सही हुई। फार्मर्स को फोर्स भी किया जाता था कि वो कम प्राइसेस पर प्रोडक्ट को बेच दें। दे ऑल्सो डिड नॉट हैव प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज, सामान को स्टोर करने की फैसिलिटीज नहीं थी, जिसकी वजह से पेरिशेबल गुड्स जो है वो खराब हो जाती थी। टू कीप बैक देयर प्रोड्यूस फॉर सेलिंग लेटर्स एट अ बेटर प्राइस। डू यू नो दैट इवन टुडे मोर देन 10% ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन फार्म्स आर वेस्टेड ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज। आज भी 10% तक का जो हमारा सामान है वो बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, राइट। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास वेयर हाउस नहीं है। देयरफॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिकम्स नेसेसरी टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द प्राइवेट ट्रेडर। तो प्राइवेट ट्रेडर की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए हमें आज प्रॉपर चैनल्स की आवश्यकता है और गवर्नमेंट को इसके लिए ध्यान देना चाहिए। सो लेट अस डिस्कस 4 such measures that were initiated to improve the marketing aspect। तो इस पूरी की पूरी मार्केटिंग प्रोसेस को सही करने के लिए 4 स्टेप गवर्नमेंट ने लिए। अब चारों स्टेप्स को जरा ध्यान से समझते हैं। पहला स्टेप क्या था? सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ द मार्केट की बात की जाती है। मार्केट को रेगुलेट करने की बात की गई, सब्जी मंडियों को या फिर मंडी बाजार जो भी थे उनको रेगुलेट करने की बात की गई, ताकि ऑर्डरली और ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशंस क्रिएट की जा सके। बाय एंड लार्ज दिस पॉलिसी बेनिफिटेड फार्मर्स एज वेल एज कंज्यूमर। तो ये फैसिलिटी जो है फार्मर्स को भी और कंज्यूमर दोनों को फायदा पहुंचाती है, क्योंकि डायरेक्टली फार्मर प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर बेच पा रहे हैं। However, there is still a need to develop about 27,000 rural periodic market as regulated marketplace to realize the full potential of the rural market, right? तो अभी भी हमारे पास जो है वो टोटल 27,000 रूरल पीरियोडिक मार्केट्स हैं जो कि रेगुलेट की जा रही हैं, लेकिन हमें और इस चीज को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि चीजें और ज्यादा बेहतर हो सके। सेकेंड कंपोनेंट क्या हुआ? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की गई, जैसे रोड्स, रेलवेज, वेयरहाउस, गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट, इन सब के बारे में बात की गई। करंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर क्वाइट इनएडुकेट टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स एंड द नीड्स टू बी इम्प्रूव। तो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है वो अभी इनएडुकेट है, और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को भी हमें कहीं ना कहीं इंप्रूव करना है ताकि इस पूरी की पूरी प्रोसेस को और ज्यादा बेहतर किया जा सके। आगे बोलता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग इन रियलाइजिंग फेयर प्राइसेस फॉर फार्मर्स प्रोडक्ट्स इज द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव। थर्ड क्या था हमारे पास? रियलाइजिंग फेयर प्राइस
फॉर द फार्मर प्रोडक्ट। तीसरी चीज क्या थी कि भैया फार्मर्स को हम लोग सही प्राइस जो है वो देने वाले हैं, प्रोडक्ट जो है वो फार्मर्स को सही प्राइस पर मिले ताकि फार्मर्स भी अपने प्रोडक्ट को बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सके। द सक्सेस ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव इन ट्रांसफॉर्मिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ गुजरात एंड सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री इज टेस्टिमनी टू द रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स के रोल्स को बढ़ाना। अब आपने अमूल का नाम सुना होगा, राइट? अमूल दूध पीता है इंडिया, आपने नाम भी सुना होगा। तो भैया ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तहत बना था और इसका आप रिजल्ट आज देखते हैं कि कितना बेहतर अमूल प्रोडक्ट जो है वो करने लग रहे हैं मार्केट के अंदर। However, cooperatives have received a setback during the recent past due to inadequate coverage of farmer members, lack of appropriate link between the marketing and processing cooperatives and inefficient financial management. राइट तो अभी इनको भी सेटबैक लगा है क्योंकि प्रॉपर चैनल मैनेजमेंट जो है वो ये नहीं कर पा रहे हैं या फिर प्रॉपर चैनल मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। फोर्थ एलिमेंट क्या बोलता है? इज द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट लाइक एश्योरेंस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि भैया हम कम से कम आपको इतना मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। मेंटेनेंस की बात की जाती है बफर स्टॉक्स की, व्हीट और राइस की, राइट? किसके द्वारा? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड शुगर थ्रू पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की जाती है। दिस इंस्ट्रूमेंट आर एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द इनकम ऑफ द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स एट अ सब्सिडाइज्ड रेट टू द फार्मर्स। तो फार्मर्स को सब्सिडाइज रेट पर प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवाने की बात की जा रही है। हाउएवर डिस्पाइट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, प्राइवेट ट्रेड बाय मनी लैंडर्स, रूरल पॉलिटिकल एलिट्स, बिग मर्चेंट्स एंड रिच फार्मर्स प्रीडोमिनेट एग्रीकल्चर मार्केट। तो अभी भी गवर्नमेंट इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि फार्मर्स तक डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो पहुंचाए जा सके, लेकिन उसके बाद भी बड़े बड़े मनी लैंडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल एलिट्स, बड़े मर्चेंट्स जो है वो इस प्रोसेस को इतना आसान होने नहीं दे रहे हैं, राइट? और वो एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहे हैं। द नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज imminent, particularly when a large share of the agriculture product is handed to the public sector। तो ज्यादातर जो है कौन हैंडल कर रहा है? पब्लिक सेक्टर कर रहा है। तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट बनती है इस पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर। Agriculture marketing has become a long way with the intervention of the government in the various forms. Some scholars argue that commercialization of the agriculture offers tremendous scope for the farmers to earn higher income provided the government intervention is restricted. What do you think about it? क्या बोलता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है वो बहुत आगे आ चुकी है और यहाँ पर गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस आपको देखने के लिए मिलती है अलग अलग फॉर्म्स के माध्यम से। कई स्कॉलर्स ने ये आर्ग्यू किया कि कॉमर्शलाइजेशन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का, उसकी वजह से ज़्यादा स्कोप्स आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर कॉमर्शलाइज हो जाए तो इसकी वजह से फार्मर्स को ज़्यादा प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है, फार्मर्स ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कॉमर्शलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स क्या क्या है हमारे पास? AMS क्या क्या है? क्या क्या मार्केटिंग चैनल्स हमारे पास है? अलग अलग नाम से अलग अलग स्टेट्स के अंदर उनको जाना जाता है। It has been realized that if farmers directly sell the product to the consumer, it increases their income. राइट? डायरेक्टली अगर फार्मर्स जो है प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर बेचता है तो उसकी वजह से उसकी इनकम बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ चैनल्स हमारे पास है। अपनी मंडी पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर बोला जाता है। हादसपर मंडी बोला जाता है पुणे के अंदर। रायथू बाजार बोला जाता है वेजिटेबल मार्केट को। फ्रूट मार्केट के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर ये चलती है जहाँ पर फार्मर्स डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचते हैं। उजवर संधीज बोला जाता है कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर। फर्दर सेवरल नेशनल एंड मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स आर इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज आर इंक्रीजिंगली एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट allies with the farmers to encourage them to cultivate farms product, राइट? तो बहुत सारी एजेंसीज जो अब वो आने लग रही है और फार्मर्स को मोटिवेट करने लग रही है कि वो आए और क्या करें? इन्वेस्ट करें डिजायर्ड क्वालिटी को। डिजायर्ड क्वालिटी वो प्रोवाइड करते हैं किसको? फार्मर्स को, ताकि फार्मर्स ज्यादा बेहतर तरीके से आउटपुट को लेकर आ सके। सो ऑफ द डिजायर्ड क्वालिटी बाय प्रोवाइडिंग देम विद नॉट ओनली सीड्स एंड अदर इनपुट बट ऑल्सो assured procurement of the produce at pre-decided prices. It is argued that such arrangement will help in reducing the price risk of the farmers and would also expand the market for the farm product. तो farms product की market को भी ये overall holistically क्या कर देगा? increase कर देगा, क्योंकि farmers को यहाँ पर चीजें pre-determined price पर आपको आती हुई नजर आने वाली है। Do you think such agreements or arrangements raise income of the small farmers? Yes, indeed, right?
2020 के अंदर आप सब लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड फार्म्स बिल्स जो है वो लेकर आए गए थे, जिनका बहुत ज्यादा विद्रोह फार्मर्स के द्वारा किया गया था। तो कहता है पास द 3 लॉज टू रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। While some section of the farmers supported these reforms, the rest of the farmers opposed, and these acts are still being debated. Right? अभी भी इनके ऊपर डिबेट चल रही है, सही है या नहीं है, गलत है या नहीं है, क्या है, अभी भी चल रही है, लेकिन ये अभी तक बिल ही है, ये एक्ट बन ही नहीं पाए। डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि अलग अलग एक्टिविटीज के अंदर काम करना। अगर मैं एग्रीकल्चर की भी बात कर रहा हूं तो एग्रीकल्चर के अंदर सिर्फ पेरिशेबल गुड्स के बारे में बात नहीं, नॉन फार्म एक्टिविटीज को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है अलग अलग तरीके से। सो डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड 2 एस्पेक्ट, वन रिलेटेड टू द चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न। कहता है डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या, क्रॉपिंग पैटर्न को ही चेंज कर दो, पहले कोई और क्रॉप ग्रो करते थे, अब कुछ और करो। और दूसरा कहता है शिफ्ट ऑफ द वर्क फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू द अलाइड एक्टिविटीज। तो वर्क फोर्स को एग्रीकल्चर सेक्टर से हटाकर अलाइड एक्टिविटीज की तरफ ले जाते हैं, जिसके अंदर हम लोग लाइफ स्टॉक फार्मिंग, पोल्ट्री की बात, फिशरीज की बात करते हैं और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं। द नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर इज greater risk in depending exclusively on farming for livelihood. Diversification toward new areas is necessary not only to reduce the risk from agriculture sector but also to provide productive sustainable livelihood option to the rural people. तो हमें productive sustainable सिस्टम जो है वो रूरल लोगों को देने की भी कोशिश यहाँ पर की जाती है कि भैया सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड मत रहो, अलाइड एक्टिविटीज के अंदर भी काम करो ताकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ सके और आपका रिस्क भी कम हो सके। सो मच ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर कंसंट्रेटेड इन खारिफ सेशन। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोलता है, बट ड्यूरिंग द राबी सेशन इन एरियाज वेयर देयर आर इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। Therefore, expansion into other sectors is essential to provide supplementary gainful employment and in realizing higher level of income for the rural people to overcome poverty and other tribulations. Hence, there is a need to focus on the allied activities, non-farm employment and other emerging alternatives of livelihood. Though there are many other options available for providing sustainable livelihood in the rural areas. अभी भी हमारे पास बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर हम लोग सस्टेनेबल लाइवलीहुड की बात यहां पर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इज ऑलरेडी ओवरक्राउडेड, ज्यादा प्रोपोर्शन हमारा जो है लेबर फोर्स का वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है और इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी आपको देखने के लिए मिलती है, जिसको कि आप डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एग्रीकल्चर ओवरली क्या है, ओवरक्राउडेड है, ज्यादा प्रोपोर्शन जो है इंक्रीजिंग लेबर फोर्स का, उनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट देने की आवश्यकता है। नॉन फार्म सेक्टर्स के अंदर हमें अप्लाई करने की जरूरत है। नॉन फार्म इकोनॉमी हैज सर्व्ड सेवरल सेगमेंट इन इट, some possesses dynamic linkage that permit health growth while others are in subsistence low productivity propositions. The dynamic subsection include agro processing industries, food processing industries, leather industry, tourism etc. इन सब के बारे में भी यहाँ पर बात की जाती है। टूरिज्म के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात की जाती है कि भैया हम इन सारी अलाइड एक्टिविटीज़ के बारे में भी डिटेल में समझ सकते हैं। Those sectors which have the potential but seriously lack infrastructure and other support include traditional home-based industries like poultry, craft, handlooms, etc. Majority of the rural women find employment in the agriculture, while men generally look for non-farm employment. In recent time, women have also begun looking for non-farm jobs. तो अगर पीछे का ट्रेंड देखा जाए तो रूरल एरियाज के अंदर जो महिलाएं हैं वो बेसिकली खेतों के अंदर काम करती है, फार्म एक्टिविटीज़ के अंदर काम करती है और मेल काउंटर पार्ट जो है वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के अंदर काम करता हुआ आपको नजर आता है। एनिमल हस्बेंड्री की बात की जाती है। नॉन अलाइड एक्टिविटीज के अंदर हम किसकी बात करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम पशुपालन की बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्रॉप, यहाँ पर हम लाइव स्टॉक फार्मिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर कैटल, गोट, फाउल, राइट, इनको यूजली क्या किया जाता है, इंडिया के अंदर इनकी फार्मिंग की जाती है। इंडिया के अंदर ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से हमारी इनकम भी बढ़ी है, फूड सिक्योरिटी बढ़ी है, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल एंड न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली विदाउट डिसरप्टिंग अदर फूड प्रोक्योरिंग एक्टिविटीज। टुडे लाइवस्टॉक सेक्टर्स अलोंग प्रोवाइड अल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शन टू ओवर 70 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। 70 मिलियन लोगों को लाइवलीहुड देने का काम जो है वो इसके द्वारा किया जाता है। इसको आप लोग चार्ट से यहाँ पर देख सकते हैं।
अगर मैं पोल्ट्री और लाइवस्टॉक की बात करूं इंडिया के अंदर 2019 के अंदर, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक पाई चार्ट बता रखा है जिसके अंदर आपको पोल्ट्री फार्मिंग 61%, पिग फार्मिंग 1%, शीप एंड गोट फार्मिंग जो है वो 16%, कैटल एंड बफेलो फार्मिंग जो है वो 22% तक लोगों का कंट्रीब्यूशन इनके अंदर आपको देखने को मिलता है, राइट। और भी एनिमल्स को यहाँ पर डोमेस्टिकेट करने की कोशिश की जाती है, पालने की कोशिश की जाती है, इसके अंदर कैमल, एसेस, हॉर्स, पोनीस, म्यूल्स, ये लॉस्ट रंग के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इनकी भी फार्मिंग कहीं ना कहीं होती है। इंडिया के अंदर 303 मिलियन कैटल्स हैं, जिसके अंदर 110 मिलियन बफेलोज हैं। इसीलिए लास्ट 3 डिकेड से इंडिया का जो ओवरऑल डेयरी प्रोडक्ट के अंदर बोलबाला है वो काफी अच्छा रहा है। इंडिया डेयरी सेक्टर के अंदर काफी अच्छा करने लग रहा है। मिल्क प्रोडक्टिविटी कंट्री के अंदर इंक्रीज हुई है 10 गुना 1951 से लेकर 2016 तक की अगर मैं बात करता हूं तो मिल्क प्रोडक्टिविटी हमारी 10 गुना बढ़ चुकी है, राइट। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या बोला जाता है, दैट इज ऑपरेशन फ्लड। तो ये याद रखना, ऑपरेशन फ्लड बेसिकली रिलेट करता है मिल्क के साथ में, किसके साथ में करता है, मिल्क प्रोडक्शन के साथ में रिलेट करता है, क्लियर। फिशरीज की अगर मैं बात करता हूं तो फिशरीज के अंदर भी लोग, फिशरीज के अंदर मतलब क्या होता है, फिशरीज का मतलब होता है जो लोग, जिसे हम मछुआरे कहते हैं, बेसिकली जो मछलियां पालन करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं। तो मछलियों को कहां से पकड़ा जाता है, वाटर बॉडीज। तो क्या रहता है, जो फिशिंग कम्युनिटी है वो वाटर बॉडी जो है उसे मदर कहती है, उसे प्रोवाइडर कहती है, यानी कि वो पानी की पूजा करते हैं, पानी को अपनी मदर कहते हैं, माता कहते हैं, और प्रोवाइडर कहते हैं, राइट। यहां पर ये कहां से मछलियों को पकड़ते हैं, सी, ओशन, रिवर, लेक्स, नेचुरल एक्वेटिक पॉन्ड, स्ट्रीम्स एटसेट्रा, राइट। और इसकी वजह से वो अपनी लाइफ जी भी पाते हैं। लेकिन ये लोग फिर भी पॉवर्टी लाइन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे, राइट। प्रेजेंटली फिश प्रोडक्शन फ्रॉम इंडिया फ्रॉम इनलैंड सोर्सेज कंट्रीब्यूट अबाउट 65% ऑफ द टोटल फिश प्रोडक्शन एंड 35% फ्रॉम द मैरीन सी, राइट। 65% इनलैंड वाटर से आता है और 35% जो है वो कहां से आता है, सी, मैरीन वाटर से आता है, सी और ओशन से आता है। टुडे अगर मैं बात करता हूं तो फिश प्रोडक्शन जो है वो 0.9% है टोटल जीडीपी की, यानी कि जीडीपी के अंदर हम 0.9% कंट्रीब्यूट करने लग रहे हैं फिश के मामले में। और इंडिया की फिश जो है उसको वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट भी किया जाता है। केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ये मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। लार्ज शेयर ऑफ द फिश वर्कर्स फैमिली जो है वो जनरली क्या है, पुअर है। रैम्पेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट, लो पर कैपिटा इनकम अर्निंग है इनकी, मोबिलिटी ऑफ लेबर बहुत ज्यादा कम है, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, इंडेटनेस ज्यादा है, डेट के अंदर ज्यादा है। वुमेन्स जो है वो फिशिंग एक्टिविटीज के अंदर एक्टिविटी इन्वॉल्व है। 60% वर्कफोर्स जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है और 40% जो है वो इंटरनल मार्केटिंग जो करती है वो कौन है, वुमेन है। हॉर्टिकल्चर के अंदर भी हम लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल, टबर क्रॉप्स, राइट, फ्लावर, मेडिसिनल्स और एरोमेटिक प्लांट स्पीसीज और प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर सेक्टर की अगर बात की जाए तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर 6% जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, 6% इसका कंट्रीब्यूशन है इंडिया की जीडीपी के अंदर। ये आपको हनी भी दिख रही होंगी, राइट। तो हनी बी की फार्मिंग यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, इनकी फार्मिंग भी इंडिया के अंदर की जाती है, ठीक है। चलिए, और हमारे पास क्या लाइवलीहुड ऑप्शंस है, तो आईटी हैज क्या कहता है, रेवोल्यूशन देखने को मिला है आपको आईटी सेक्टर के अंदर। तो रेवोल्यूशनाइज्ड हुई है, बहुत सारे सेक्टर्स को इंडिया के अंदर रेवोल्यूशनाइज किया है इसने। ब्रॉड कॉन्सिक्वेंसेस है, जो आईटी है एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में, राइट, आज के इस समय के अंदर। आईटी सेक्टर की वजह से हमें क्या देखने के लिए मिलता है, हमें टेक्नोलॉजी की वजह से और क्या देखने के लिए मिलता है, वेदर्स, सॉइल कंडीशन से रिलेटेड डिफरेंट नॉलेज मिल जाता है कि भैया वेदर कैसा है और कौन सी क्रॉप पैटर्न हमें यूज करना चाहिए, कौन सी क्रॉप को ग्रो करना चाहिए, उसका हमें पता चल सकता है। दो IT is by itself no catalyst of change, but it can act as a tool for releasing the creative potential and knowledge embedded in their society. It has also been a potential of employment generation in rural areas. Experiment with IT and its application to rural development are carried out in different part of the country. राइट तो IT सेक्टर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करने लग रहा है, ग्रो करने लग रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो रूरल एरियाज के डेवलपमेंट की अगर हमें बात करनी है तो हमें फार्म और नॉन फार्म एक्टिविटीज दोनों की ग्रोथ के बारे में बात करनी होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि भैया डेवलपमेंट, ग्रोथ, राइट? हमें इस तरह से ग्रोथ करनी है कि आज की जनरेशन की नीड्स भी फुलफिल हो जाए और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी हैम्पर ना किया जा सके। सो इन रिसेंट टाइम अवेयरनेस ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स ऑन आवर हेल्थ इज ऑन अ राइज। तो हम लोग पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स का यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। So while conventional agriculture relies heavily on the chemical fertilizers and toxic pesticides, which enter the food supply, penetrate the waste water resources, harms the livestock, deplete the soil, and devastate natural ecosystem. Efforts in evolving technologies which are eco-friendly are essential for substantial development, and one such technology which is eco-friendly is organic farming. तो organic farming के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. In short, organic agriculture is a whole system farming that restores, maintains and enhances the ecological balance. There is an increasing demand for organically grown food to enhance the food security throughout the world. अब अगर मैं पूरी कंट्री की बात करता हूँ, वर्ल्ड की बात करता हूँ, तो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होने लग रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग रही है। तो अब हम फिर से ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर आने लग रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानने लग रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा बढ़ावा देने लग रहे हैं, क्योंकि बाकी जो पहले हम लोग केमिकल्स वगैरह का यूज़ करके जो फार्मिंग किया करते थे उसका हमारी बॉडी के ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या फायदे हैं? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है, कहता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑफर्स अ मींस टू सब्स्टिट्यूट कॉस्टली एग्रीकल्चर इनपुट्स सच एज हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स विद लोकली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिक इनपुट्स, यानी कि ऑर्गेनिक इनपुट्स का यूज किया था जैसे कि मैनुअल्स वगैरह, that are cheapest and thereby generate good returns on investment. Organic agriculture also generate income through exports as the demand for organically grown crops is on rise. Studies across countries have shown that organically grown food has more nutritional value than the chemical farming, thus providing us with high healthy foods. Healthy food मिलता है हमें. Since organic farming require more labor input than conventional farming, India will find organic farming an attractive proposition. Finally, the produce is pesticide free and produced in an environmentally substantial way. तो हम लोग environmentally substantial way के अंदर काम करने लग रहे हैं, राइट? आगे क्या कहता है? Popularizing organic farming requires awareness and willingness on the part of the farmers to adopt to the new technology. Inadequate infrastructure and the problem of marketing the products are major concerns which need to address apart from an अप्रोप्रिएट एग्रीकल्चर पॉलिसी टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो हमें एक प्रॉपर एग्रीकल्चर रिलेटेड नॉलेज होना जरूरी है ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा सके। ऑर्गेनिक फार्म से जो ईल्ड है, जो आउटपुट है, वो कम निकल कर आता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ओल्ड वे ऑफ डूइंग द फार्मिंग। देयरफॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स में फाइंड इट डिफिकल्ट टू अडॉप्ट टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो इसलिए छोटे छोटे फार्मर्स जो है वो इस चीज को आसानी से अडॉप्ट नहीं करेंगे या फिर अडॉप्ट करने के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देने वाले हैं। क्यों नहीं देने वाले? क्योंकि भैया जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके अंदर जनरली क्या होता है, हम लोग कम से कम जो केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उनका यूज करते हैं, तो हमारी यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो प्रोडक्टिविटी जब नेचुरली कम होगी तो उसकी वजह से हर एक फार्मर्स को सस्टेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों का चैप्टर था, तो यहाँ पर ये कंक्लूजन है और उसके बाद आपके पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों ने जरूर करने हैं, तो क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। ये यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर है। इसके बाद मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं किसकी, CUT एग्जाम की या फिर क्लास 12th एग्जाम्स की, तो आप तैयारी कर सकते हैं इस पूरे के पूरे एग्जाम्स की हमारे साथ। और हमारे साथ डिटेल में तैयारी करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको हमारे पेड बैचेस के अंदर जुड़ना है। हमारे पेड बैचेस के अंदर जुड़ने के लिए और हमें ज्वाइन करने के लिए और लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ने के लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर के ऊपर जाकर Adobe 7 की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है।
और वहाँ पर जाकर CUET UG के सेक्शन के अंदर जाकर आप सब लोग कोर्सेज़ को परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप सब लोग वहाँ से कोर्सेज़ को परचेज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप कोर्सेज़ को परचेज़ कर सकते हैं किसी भी ब्राउज़र को ओपन करके। सिंपली जैसे कि मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र यहाँ पर ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ अड्डा 247 और जैसे ही मैं अड्डा 247 यहाँ पर टाइप करूँगा, आपको जाना है अड्डा 247 के ऊपर क्लिक करना है, ऑल सोर्सेज़ के ऊपर क्लिक करना है। ऑल सोर्सेज़ के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, आप यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर आएंगे। यहाँ पर आपको CUET UG दिखेगा, CUET UG के ऊपर आपको अलग अलग कोर्सेज दिखने वाले हैं, जिसके अंदर आपको CUET महापैक के ऊपर जाना है। CUET महापैक के अंदर आपको CUET महापैक बाय अड्डा 247 कॉमर्स का महापैक आपको दिखेगा। आप इकोनॉमिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो आप ह्यूमैनिटीज़ या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हो सकते हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको इस बैच के ऊपर क्लिक करना है। बैच के ऊपर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर डिफरेंट प्राइसेस देखने के लिए मिल जाएगा। एक डिस्काउंटेड प्राइस दिखेगा। इस कोड को यहाँ से रिमूव करिएगा, जो भी कोड वहाँ पर लगा होगा। बाय नाउ के ऊपर क्लिक करिएगा। बाय नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोड डालने के लिए बोलेगा। यहाँ पर आप लोग कोड अप्लाई कर सकते हैं Y828। जैसे ही आप ये Y828 यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जैसे ही आप ये Y828 यहाँ पर डाल देंगे, तो आपको ये कोर्स मात्र 6,710 रुपये का मिलने वाला है। लेकिन इस कोर्स के बेनिफिट ये है कि पूरे साल भर जो भी आपका एग्जाम रहेगा, पूरे आपके बोर्ड के पेपर हो चाहे आपके CUET का पेपर हो, उसके अंदर जितने भी हमारे बैचेस आएंगे सबका एक्सेस आप लोग को मिल जाएगा। बैच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या फिर बैच को ज्वाइन करने के लिए आप सब लोग मुझे ईमेल करके भी बता सकते हैं। मुझे ईमेल करने के लिए आपको मेरी ईमेल आईडी पता होनी चाहिए, जो कि है prince.thakur@adda247.com। इसके ऊपर आप सब लोग मुझे मेल कर सकते हैं और मेल करके मुझे अपने कंसर्न्स को बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी और इसी तरह की क्लासेस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा CUET अड्डा के चैनल को। तो मिलते हैं आप सब लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।